नमस्कार, मैं हूं नीरज पारेख आप सभी के साथ। दोस्तों, वेनेजुएला के अटैक के बाद में डिबेट इस बात पे चल रही है कि आखिर में अगला कदम अब अमेरिका का क्या होगा। आलोचनाओं से अमेरिका पूरी तरह से घिर चुका है, लेकिन उसकी जो नीति और नीयत है वो इस बात को दर्शा रहे हैं कि वो यहां रुकने वाला नहीं है। बहुत सारे जो विचारक हैं, जो अपने अपने मत रख रहे हैं, उनका बोलना है कि वेनेजुएला के बाद अगला चरण क्या होगा। तो एक सामान्य कैलकुलेशन ये कहती है कि वो अगले कोलंबिया की तरफ नजर उठा सकता है। तो कोलंबिया से इसके विवाद हैं, निश्चित रूप से जग जाहिर हैं। कोलंबिया के करीब ही नीचे एक देश साउथ अमेरिका का ब्राजील है, उसके ऊपर भी इसकी टेढ़ी दृष्टि रही है। लेकिन वेनेजुएला के कराकस मतलब ये यहां पे तो ये अटैक ये ले ही चुका है। अगला कदम वेनेजुएला के बाद में ये पहुंचता कोलंबिया या किसी और देश में, लेकिन इसने हलचल मचा दी है यूरोप में। यूरोप इसका दूसरा घर है, ये ईयू का इलाका है, ये नाटो का रीजन है। और नाटो रीजन में जिस जगह पे इसने पंजा मारा है वो है ग्रीनलैंड। अब तो डिबेट ये चर्चा ये शुरू होने लगी मीडिया हाउस में कि ग्रीनलैंड ट्रम्प्स नेक्स्ट टारगेट आफ्टर वेनेजुएला। क्या ग्रीनलैंड जो है ये वेनेजुएला के बाद में ट्रंप का अगला टारगेट है? आखिर में ऐसा क्यों है? वेनेजुएला के बाद, या ये कहिए कि जो इन्वेड अगर ये कर रहा है, अपने एरिया को ये बढ़ाना चाहता है, तो ग्रीनलैंड से आखिर में ये क्या चाहता है? इस बात को समझें आप कि ये पहली बार नहीं है कि जब ये कहा हो अमेरिका ने कि भाई हमें ग्रीनलैंड चाहिए। ग्रीनलैंड का ये लगभग एक इसको इसका इतिहास है। लगभग 1950 के दशक में भी यही बातें आती थी और एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये बार बार ग्रीनलैंड की डिमांड करते रहे। लेकिन 2019 से ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में भी इस बात को बड़ा जोर शोर से रखा था कि ग्रीनलैंड को जरूरत है कि वो अमेरिका के साथ में अटैच हो, जिससे दो फायदे होंगे। एक तो डेनमार्क जो अभी ग्रीनलैंड को टेक केयर करता है, या ग्रीनलैंड जिसको हम कह सकते हैं कि डेनमार्क का हिस्सा है, तो डेनमार्क की पोजीशन नहीं है कि वो ग्रीनलैंड को संभाल सके, वहां के लोगों के साथ में न्याय कर सके। दूसरी बात, ग्रीनलैंड का कमजोर होना अमेरिका के लिए भी बेहतर नहीं है। तो भाई हमारी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है कि ग्रीनलैंड हमें दे दिया जाए। अब ऐसा करते ही जो ग्रीनलैंड की, माफ कीजिएगा, जो डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर है, डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ही स्ट्रेट एक स्टेटमेंट दिया और कहा स्टॉप थ्रेटनिंग। मतलब आप हमें ग्रीनलैंड के मुद्दे पे डराना छोड़िए। एक बात आप सोच के देखिए कि अगर किसी देश का प्राइम मिनिस्टर एक बात कहता है कि हमें डराना छोड़िए, स्टॉप थ्रेटनिंग, तो इस बात के पीछे की गहराई कितनी होगी, इसके पीछे दम कितना होगा, और बात में वहां की गवर्नमेंट का चिंता का लेवल क्या होगा, वो आपको समझना पड़ेगा। मैटे फ्रेडरिक्सन की ये बात कोई सरल सहज नहीं है। पूरा यूरोप या पूरा नाटो जो है वो एक अजीब से तनाव से जूझ रहा है, कारण कि अमेरिकन विचारधारा के पीछे ये लोग एक अम्ब्रेला के नीचे आए थे, और विचारधारा का पोषक ही जब बाहर निकल रहा है और अमेरिका ही जब नाटो को कमजोर करना चाह रहा है, तो इनके पास में विकल्प क्या बच रहा है, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। आप इस खबर को देखिए, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, 6 जनवरी यानी आज 2026 10:03 की है। डेनमार्क्स प्राइम मिनिस्टर मैटे फ्रेडरिक्सन ऑन मंडे स्ट्रांगली रिजेक्टेड यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स रिन्यूड क्लेम्स। ये रिन्यूड का मतलब हो गया कि पहले भी ये बातें इस बारे में कह चुके हैं। रिन्यूड क्लेम्स अबाउट ग्रीनलैंड, द ऑटोनॉमस टेरिटरी विद द किंगडम ऑफ डेनमार्क। अब यहां पे फ्रेडरिक्सन डिसमिस द ट्रम्प्स रिपीटेटिव असर्शंस दैट द यूएस नीड्स, ये नीड्स को हाईलाइट किया गया है क्योंकि वो बार बार बोल रहे हैं कि डेनमार्क के जिस जो एक तरह से वो बताना चाह रहे हैं कि डेनमार्क ने कब्जा किया हुआ है भाई इस जगह। अब ये ग्रीनलैंड हमारी नीड है, हमारी रिक्वायरमेंट है। द यूएस नीड्स ग्रीनलैंड फॉर सिक्योरिटी रीजंस, कॉलिंग इट एन अनएक्सेप्टेबल प्लेजर। मतलब कि भैया ये स्वीकार्य नहीं होगा, आप अपनी सिक्योरिटी के नाम पे हमारी सॉवरेनिटी को, हमारी संप्रभुता को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अब यहां से जब आगे बढ़ा गया तो एक कदम और ज्यादा ले लिया है नेटो के ही रीजन में, जो मीडिया हाउसेस में डिबेट हो रही है उसमें ये बात कह रहे हैं कि अगर अमेरिका ने इन्वेड किया यानी कब्जा करता है वो ग्रीनलैंड के ऊपर, तो ये नेटो के कॉलेप्स होगा और नेटो के लिए बड़ा क्राइसिस जो है वो यहां खड़ा हो जाएगा। क्योंकि विश्वास फिर किससे बचेगा? डेनमार्क जो है वो इनका हिस्सा है, डेनमार्क इनके साथ है। अगर अपने साथी देश के हिस्से को ये हड़प लेंगे तो सर बात कुछ अजीब लगने वाली इनको तय है। तो कुल मिलाकर के ईयू को लेकर के क्वेश्चन मार्क पहले लग चुके हैं, नेटो को लेकर क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं, और अब ये क्योंकि वेनेजुएला में इन्होंने दिखा दिया है कि जो वेनेजुएला में एक्शन हुआ है, अब ये डिमांड ओपनली कर रहे हैं कि भाई हमें ग्रीनलैंड भी दे दो। तो नाटो नेशन या यूरोपियन नेशंस में थोड़ा, जिसको कहते हैं ना, दिल में धक धक जारी है कि कहीं ये हमारे ऊपर इस प्रकार का अटैकिंग मोड ना ले ले।
चिंता का कारण कुछ दिन पहले आई इनकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी भी है, जो अमेरिकन 2025 की रिलीज यहां पे हुई। इस डॉक्यूमेंट ने पूरी तरह से नाटो नेशंस को सकते में डाल दिया था। कारण क्या था कि इस सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी के अंदर नाटो को या कहिए यूरोपियन नेशंस को अब अविश्वसनीय सहायक के रूप में पेश कर दिया। कहा कि भाई ये जो लोग हैं अभी उतने विश्वसनीय नहीं रह गए हैं, हमें अब अपने नए हिस्सेदारों को ढूंढना पड़ेगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसको कैसे पेश किया है उसको आप देख सकते हैं। 30 पेज के डॉक्यूमेंट यूरोपीय देशों को डिक्लाइनिंग पावर और ईयू को ऐसी व्यवस्था बता रहा है जो डेमोक्रेसी को दबा रही है और राष्ट्रीय संप्रभुता खा रही है। यानी उनकी जो सॉवरिटी है यूरोपियन नेशंस की वो कमजोर पड़ रही है, डेमोक्रेसी वहां पे अब चल नहीं रही। क्यों भाई? क्योंकि बोल रहे हैं कि जो नॉन यूरोपियन है वो लोग एंट्री कर रहे हैं, आप उनको जो शरणार्थियों को घुसा रहे हो, मूल यूरोपीय लोग वहां से हट रहे हैं, तो वो विचारधारा नहीं रहेगी तो वो देश हमारे किस काम के? तब ये रिलायबल अलाई जो है वो अब नहीं रह गए हैं, मतलब विश्वसनीय सहयोगी ये यूरोप के देश नहीं रह गए हैं। तो जब ऐसा उनकी स्ट्रैटेजिक डॉक्यूमेंट में कह दिया जाए, और ध्यान रखिएगा ये जो एनएसएस है, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, जो यूएस की रिलीज हुई है, ये इनका एक तरह से सिक्योरिटी कॉन्स्टिट्यूशन हम इसे कह सकते हैं। ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर सारे आने वाले कानून, उनकी सेना के एक्शन, इनका सीआईए, हर डिपार्टमेंट जो सिक्योरिटी से रिलेटेड है वो इसी के ऊपर काम करता है। तो इस डॉक्यूमेंट के ये जो शब्द हैं ये सकते में या तनाव में यूरोपियन नेशंस को दे सकते हैं। आप अगर नाटो के इस मैप को देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि यूक्रेन के इस मुद्दे को लेकर के रशिया के साथ में काफी लंबा समय हो चुका है सारे तनाव को होते हुए। उस तनाव में या जो वो फिटीग है, वो जो व्यापार के घाटे हैं, वो दुनिया भर के तनाव है, कारण कि अमेरिका की वजह से अमेरिका जिन जिन देशों पे सैंक्शंस लगा रहा है उनसे दूरी इनको भी रखनी पड़ती है। उस चक्कर में इन सबकी इकोनॉमी के ऊपर एक अजीब सा प्रेशर है। बहुत सारे देश अब ये बोलने लगे हैं कि भैया हमें इस ईयू से या नाटो से फ्री कर दो तो कम से कम हमारी इज्जत की जिंदगी जी पाए और शांति से काम करें। उदाहरण क्या है इसका कि हंगरी और ये रोमानिया, ये दो देश जो कि रशिया की ड्रुजबा पाइपलाइन आती थी, सोवियत काल की पाइपलाइन जो पेट्रोल की सप्लाई करती थी, उससे पेट्रोल ले रहे थे लास्ट तक, जब तक कि यूक्रेन ने उस पाइपलाइन को अटैक करके नष्ट नहीं कर दिया। जब अटैक करके नष्ट हुआ तो सब इनकी हिपोक्रेसी ओपन हो गई कि एक तरफ आप इंडिया पे और चाइना के ऊपर टैरिफ लगा रहे हो कि रशिया का ऑयल इंपोर्ट मत करो, जबकि आपके नाटो नेशंस ही इंपोर्ट कर रहे हैं। और ध्यान रखिए इस बात में कि जब ये नाटो नेशंस के इस इंपोर्ट वाली जो पाइपलाइन को, ड्रुजबा को यूक्रेन ने तोड़ा, तो ट्रंप को नियम से तो शाबाशी देनी चाहिए थी यूक्रेन को कि बहुत अच्छा काम किया कि घर के अंदर ही भेदी बैठे हुए थे, तुमने उनको नष्ट किया, उनके हथियारों को या उनके ताकत को कमजोर करने का काम किया। लेकिन हुआ उल्टा, जबकि अमेरिका ने यूक्रेन को डांट लगाई और इन्हें कहा कि नहीं चिंता मत करो सब सेटल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के यूरोप के, नाटो के बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनकी निर्भरता बहुत सारी चीजों को लेकर रशिया पर है। इवन अमेरिका की भी कई सारी चीजों की डिपेंडेंसी रशिया पे है। दूसरी तरफ जर्मनी और फ्रांस के बीच के संबंध आप सबको पता है, कुछ विशेष अनुकूल नहीं है। जिस समय पे वेनेजुएला पे अटैक हुआ है, स्पेन जो है वो साथ आया है, स्पेन वेनेजुएला के साथ खड़ा हुआ है, यानी अमेरिका के विपक्ष में बोला है। जर्मनी ने अमेरिका के विपक्ष में बोला है। फ्रांस ने कहा है कि ठीक है वहां जो हो रहा था वो गलत था, लेकिन मादुरो गलत हो सकता है, लेकिन उसको जो इस तरीके से आपने उठाया है वो एक अच्छी तरह प्रोसेस नहीं है, हम उस तरीके का समर्थन नहीं करते। तो कुल मिलाकर के नाटो में ही बहुत ज्यादा अनुकूलता नहीं है। तो जबकि यहां पे छोटा सा देश, अब डेनमार्क का जो हिस्सा इस आइलैंड के ऊपर ग्रीनलैंड है, उसके ऊपर अब इसकी नजर पड़ी है, तो कॉलेप्सिंग की कगार पे जा रहे हैं। तो बात यह आती है कि यार जब आप खुद रशिया के साथ में रिलेशन रखे हुए हो तो हमें वहां से दूर क्यों किया जा रहा है? कारण क्योंकि रशिया और अमेरिका के फाइट के पीछे बहुत सारे यूरोपीय देश रशिया से एंटी खड़े हैं। जब मौका पड़ेगा, क्योंकि जब हाथ मिलाया ही जा चुका है रशिया से, क्योंकि इसी यूक्रेन के मुद्दे को लेकर के यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, एक तरह से नौटंकीबाज राष्ट्रपति है। उस नौटंकीबाज राष्ट्रपति को हथियार दिए, गोले असले बारूद दिए और खड़ा कर दिया उसको एक सैनिक की वेशभूषा में। सालों का युद्ध चल गया और अब अपने पैर पीछे लिए अलास्का में मिले ट्रंप पुतिन से, हैंडशेक हुए और कह दिया कि भैया सब मामला सेट है, चिंता वाली बात नहीं है। मना कर दिया कि ना यूक्रेन को हम नाटो में एंट्री देंगे, ना हथियार देंगे, क्रीमिया भूल जाओ और अपने बचे कुछ 4-5 प्रांत भी रशिया को दे दो, तुम्हारा भला इसी में है। क्योंकि अब जो है दैट ऑनस इज इन योर ग्राउंड, ऑनस मतलब जिम्मेदारी जो है वो अब जेलेंस्की की है, यूक्रेन की है। तो इस जब हरकत को देखा
ट्रंप की इस हरकत को यूरोपियन नेशंस ने, तो आप देखिए वहां पे भी लगभग लगभग दो हिस्से बने हैं और एक ग्रुप जो है वो अमेरिका के इसको ठीक मान रहा है, बाकी लोग अपना ही ग्रुपिंग फ्रांस की लीडरशिप में डेवलप कर रहे हैं। तो मामला तो वहीं से इनके अंदर दरारें पड़ गई थी। तो एक तरफ तो आप ये कहोगे कि यूरोपियन नेशंस जो है वो अविश्वसनीय रह गए हैं, दूसरी तरफ रशिया के तारीफों के पुल बांध दिए जाएंगे। दमित्री पेस्कोव जो कि रशिया के स्पोक्स पर्सन, उन्होंने कहा है कि अच्छी बात है कि अब अमेरिका हमें अपने लिए खतरा नहीं बताएगा। आप देखिए डायरेक्ट थ्रेट अब नहीं बोलेगा। अब यहां पे क्या होगा, स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी पे अभी ज्यादा फोकस होगा। कुल मिलाकर के जो झुकाव है वो अब रशिया की तरफ अमेरिका लेके जा रहा है। अब ऐसा जब देखने में आएगा तो बाकी लोग जो अमेरिका के पाले में खड़े होके उस रशिया से युद्ध करना चाह रहे थे वो वहां कब तक रुकेंगे, क्योंकि सबको अपना भला देखना होता है। इंटरनेशनल रिलेशंस राष्ट्रीय हितों पर टिकी हुई एक राजनीति है। देखिए इसके अंदर आगे का क्या चटक रंग देखने को मिलता है। इसी के साथ में एंट्री होती है सर कहानी के इस दूसरे हिस्से में जेडी वेंस की। जेडी वेंस अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, हाल ही में इनके घर के ऊपर हमला भी हुआ है और कुछ दिन पहले भारत की यात्रा पे भी आए थे। जेडी वेंस मार्च 2025 में, आज के लगभग 10 महीने पहले मैं बात कर रहा हूं, ये गए थे श्रीमान घूमने के लिए, कहां, ग्रीनलैंड पे। अब ये ग्रीनलैंड क्यों गए, ग्रीनलैंड पे इनके विजिट का कारण क्या था? साथियों, ग्रीनलैंड के अंदर अमेरिका ने अपना एक मिलिट्री बेस बनाया हुआ है। ये मैप भी आप देख लें, इस मैप में आप देखेंगे यूएस का ये अलास्का वाला रीजन है, ये मेनलैंड यूएस है, ग्रीनलैंड और ये डेनमार्क। अब ये इसको मांग रहा है कि भैया ये हमें दे दो, कारण कि ये हमारी सिक्योरिटी के लिए रिक्वायर्ड है। साथ सिक्योरिटी तो एक इशू हो सकता है, लेकिन किसी दूसरे देश की संप्रभुता को कॉम्प्रोमाइज करोगे नहीं। यहां पे हम एक बात और बोलते हैं, वेनेजुएला पे अटैक क्यों किया? मानवाधिकार के लिए, वहां के लोगों की सुरक्षा के लिए? नहीं सर, वहां के पेट्रोलियम रिजर्व को एक्वायर करने के लिए। तो क्या ग्रीनलैंड के पास में भी पेट्रोलियम रिजर्व हैं? भर भर के हैं, भरपूर है। तो ये जो इन्होंने यहां पे अपनी पिटोफिक, माफ कीजिएगा, पिटोफिक स्पेस बेस यानी पिटोफिक मिलिट्री बेस जो इन्होंने बनाया है, जो दुनिया का सबसे हाई एल्टीट्यूड पे बना हुआ मिलिट्री बेस है, उसके कुछ विजुअल्स जो है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसका निर्माण इसने यहां पे किया हुआ है और अब ये यहां से अपने इस विस्तार को अपनाना चाहता है। तो पॉइंट ये आता है कि ग्रीनलैंड के ऊपर ट्रंप की टेढ़ी नजरें क्यों गई है। साथियों, ट्रंप से मायना है अमेरिका की। अमेरिका का बोलना यह है कि जो ग्रीनलैंड है ना भाई, इस ग्रीनलैंड के चारों तरफ चीन और रशिया के जहाज घूम रहे हैं, जो खतरे की निशानी है ग्रीनलैंड के लिए भी और हमारे लिए भी। अब यहां पे ग्रीनलैंड की अप्रॉक्स पॉपुलेशन 57,000 के आसपास लोग इस पूरे ही द्वीप पे रहते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है ग्रीनलैंड। अब इसके ऊपर जो ये लोग रहते हैं, इनकी सिक्योरिटी की चिंता अमेरिका को होने लगी है। सर बातें कुछ और है, नक्शा देखिए ध्यान से, समझ में आ जाएगा। धरती के सबसे ऊपर के हिस्से को यदि आप देखेंगे तो आप लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स को समझते होंगे, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं ऊपर की तरफ जाती हैं तो दो देशांतर रेखाओं के बीच का गैप घटता है। तो जैसे आप ऊपर में जाएंगे दूरियां बहुत कम हो जाती हैं। और धरती को ऊपर से अगर आप देखें तो आप ये पाएंगे कि ये नॉर्थ पोल पे जो आर्कटिक ओशियन का आर्कटिक रीजन है पूरा, इस आर्कटिक रीजन में सिर्फ अगर अलास्का के इस हिस्से को छोड़ दें जो कि अमेरिका ने खरीदा है रशिया से एक समय पे, उसके अलावा अमेरिका के पास में डायरेक्टली इस एरिया में एंट्री लेने की कोई जगह नहीं है। दूसरी बात, यहां से अगर शुरू हो जाए तो ये रशिया की टेरिटरी शुरू होती है और रशिया बहुत दूरी तक का एरिया जो है वो दोस्तों कवर करता है। तो आर्कटिक का एक मेजर रीजन सर्किल वाइज अगर आप देखें तो रशिया की सीधी पहुंच में है। अब यहां पे क्या है, ग्रीनलैंड को लेके पहली बात तो ये अपनी ये कोस्टल टेरिटरी बढ़ा लेना चाहता है। इसके अलावा फैक्टर यह है कि ग्रीनलैंड के रीजन में पेट्रोलियम भरपूर है, यहां पर रेयर अर्थ मिनरल्स के बड़े खजाने हैं। तो लालच दूसरा ये हो गया। तीसरा बड़ा लालच यहां पे यह है कि जब इस एरिया के अंदर प्रवेश करेंगे तो क्या होगा, जियोपॉलिटिकली ये एडवांटेज लेना चाहते हैं कंपैरेटिवली रशिया से। चौथी चीज यहां पे ग्लोबल वार्मिंग जो कि एक आपदा है दुनिया के लिए, उसको अवसर के रूप में बदलने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। बहुत गौर फरमाइएगा कैसे, क्योंकि पिघलती हुई बर्फ से, क्योंकि आज की डेट में अगर इस एरिया से आप सोचे कि भैया हम यूरोप के एरिया के अंदर जाएं और व्यापार करें जहाजों के माध्यम से, तो सर ये थोड़ा मुश्किल होता है, कारण कि पूरा बर्फीला इलाका है। पिघलती हुई बर्फ अमेरिका को एक अवसर दिखा रही है कि शॉर्टेस्ट वे से हम कैसे पहुंच पाए यूरोपियन मार्केट तक और इस आर्कटिक रीजन में हमारा व्यापार भी सफल हो। तो एक नहीं कई कारण जो है वो अमेरिका को
मजबूर कर रहे हैं, जीभ से लार गिर रही है कि कैसे भी इस एरिया को मैं अपने अधीन कर लूं। लेकिन यूरोपीय जो राष्ट्र हैं वो काफी मजबूती से इसके ऊपर नजर बनाए हुए हैं कि कहीं अगर गड़बड़ होती है, क्योंकि अगर पड़ोसी के घर हमला है तो अगला हमला आपके घर में भी हो सकता है। तो खुद की अवेयरनेस भी यूरोपियन नेशंस में आ रही है। और आगे देखिए, यहां पे स्टेबिलिटी, स्थायित्व किस चीज का है? हम ये सोचे कि क्या यूरोपियन नेशन रशिया के साथ में रिलेशन डेवलप करेंगे, जो धुर विरोधी अमेरिका करने लग रहा है, तो फिर बाकियों की तो बात ही क्या है। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। तो साथियों, जब जेडी वेंस पहुंचे थे दोस्तों अपने इस ग्रीनलैंड पे, अपने मिलिट्री बेस पे, तो यहां पे पहुंचने पे भी विवाद हो गया था। लोग कहते हैं कि भाई आपकी बिन बुलाए ये यात्रा है, आप आए क्यों? बिन बुलाए आप आए हो और कई दिन का प्रोग्राम लेके आए हो, पूरे यूरोप में आलोचना हुई, 1 या 2 दिन में ये भाग गए, लेकिन एक शगुफा छोड़ के चले गए जिसे कहते हैं फूट डालो और राज करो। ध्यान दीजिएगा, उनके स्टेटमेंट वहां पे ये थे, वेंस ने डेनमार्क पर ग्रीनलैंड की सुरक्षा की उपेक्षा करने का आरोप लगाया और कहा कि उसने, मतलब डेनमार्क ने, ग्रीनलैंड के लोगों के लिए अच्छा काम नहीं किया है। तो कुल मिलाकर के क्या हो रहा है, वहां की जनता को अपने ही राष्ट्र के खिलाफ भड़काया, उकसाया गया, माहौल इस चीज की आलोचना हुई। लेकिन सर वहां पे एक काम बड़ा गजब का हो, जिसकी व्याख्या मैं आगे करूंगा। उसके पहले सर मैंने आपको बताया कि 57,000 के आसपास निवासी हैं और मेजॉरिटी यानी मोर देन 90% जनता ने कहा कि ग्रीनलैंड डेनमार्क के पास ही ठीक है, हम ऑटोनोमस स्थिति में जी रहे हैं, आपकी जरूरत हमें नहीं है। लेकिन ये माहौल कैसे पैदा हुआ? अगर 10 से 15% लोग भी अमेरिका के पक्ष में बोले तो बोले क्यों? आप इसे समझिए। और हमारे देश में भी वैचारिकताओं को किस प्रकार से फैलाया जाता है और राष्ट्र के विरोध एक्टिव किया जाता है, आपको समझ में आएगा। दोस्तों, ये सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सीआईए जैसे जो एक खुफिया एजेंसी है, उसका इसमें बड़ा रोल पकड़ में आया। जो डेनमार्क की खुफिया एजेंसी है, उसने वहां पे 3 अमेरिकी नागरिकों को पकड़ा जो कि सीआईए के एजेंट थे। वो 3 नागरिक अलग अलग काम कर रहे थे मेरे दोस्तों। एक व्यक्ति ऐसा था जो यही काम कर रहा था कि वहां के लोगों के अंदर ऐसे लोगों को तलाशा जाए जो समय आने पे हमारा साथ दे सके। उनको ये बात बताई जाए कि देखो अलग हो जाओगे तो तुम्हें ये बेनिफिट होगा। कुल मिलाकर के पोटेंशियल सपोर्टर रेडी करना। एक जो था वो पॉलिटिकली लोगों को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा था और तीसरा व्यक्ति था वो लोगों के अंदर भड़काव पैदा करने के प्रयास करता था। तो इस प्रकार की इनकी हरकतों को एक्सपोज किया गया था। अब आप इन तीनों लोगों के बारे में जान लीजिए। पहला व्यक्ति का मकसद था कि भविष्य में जब अमेरिका इस मुद्दे को आगे बढ़ाए तो उनके पास रेडीमेड सपोर्टर जो है वो अवेलेबल हो जाए। हमारे देश में भी तो होता है ना, आंदोलन कोई होने लगता है, हजारों की भीड़ एक साथ आने लगती है। आप उठा के देखिए थोड़ा फेसबुक को, यूट्यूब तो खैर इतना ज्यादा नेगेटिव रोल प्ले नहीं करता, फेसबुक के ऊपर आप जाइए, आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से वैचारिकताओं को पलटने का जो मिशन है वो फेसबुक ने उठाया हुआ है। तो वो काम पहला व्यक्ति कर रहा था। दूसरा जो था वो ग्रीनलैंड के नेताओं और राजनीतिक दलों के संपर्क में था कि भैया इन्वेस्टमेंट आएगा, पैसा वैसा मिलेगा, अमेरिका के साथ आओगे तो ठीक होगा, नहीं मौके पे जब पॉलिटिकली डिस्कशन हो तो कम से कम पॉलिटिक्स में भी कुछ हमारे सपोर्टर खड़े हो जाएं। तीसरा व्यक्ति एंटी गवर्नमेंट से सेंटिमेंट जो थी, सरकार विरोधी भावनाएं भड़काने का काम कर रहा था। और ये कार्य जब पकड़ में आया तो ग्रीनलैंड में लोगों को भी शौक हुआ और दुनिया को यह समझ में आ गया कि सीआईए किस प्रकार से एक देश की संप्रभुता को अपने स्वार्थ के तराजू में तोल रही है और उसको खत्म करने के पूरे प्रयास यहां पे हुए। तो साहब ये किस लेवल पे जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसका अनुमान पूरी दुनिया को है। अब हिंदुस्तान को भी सचेत रह के चलना होगा क्योंकि इंडिया के अंदर होने वाली एक्टिविटीज के ऊपर अक्सर चीन का होने का ठप्पा लगा दिया जाता है। ये भी बहुत चीजों में शामिल होते हैं। इनका प्रमाण आपको अगर कुछ अनुमान आ रहा है कि हाँ जी अमेरिका की तरफ से इस प्रकार की एक्टिविटीज हुई हैं, कमेंट बॉक्स ओपन है, बताइएगा ये इतने किस लेवल पे हैं। आपको एक एग्जांपल, हाँ कनाडा जैसे बड़े देश को इन्होंने कह दिया था कि भैया आ जाओ, हमारे स्टेट बन जाओ, हमारा राज्य बन जाओ, तो भैया हम नहीं बनेंगे। ठीक है, तुम्हें अगर ये हमारी 51st स्टेट नहीं बनना है तो कोई बात नहीं, आप अगर ये गोल्डन डॉम सिक्योरिटी चाहते हो, जो कि एयर डिफेंस सिस्टम है गोल्डन डॉम जो बन रहा है, या तो 51st स्टेट बन जाओ, हमको फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे, अदरवाइज 61 बिलियन देना पड़ेगा। अब भाई इसकी भी बात ये हुई कि यार माफ कर देना भाई, यार क्यों परेशान कर रहा है। कनाडा के अंदर ये लोग चाह रहे हैं हमारे पास आ जाए, ग्रीनलैंड को चाहते हैं हमारे पास आ जाए, वेनेजुएला का ऑयल मार्केट कैप्चर कर चुके हैं जो इनके स्टेट सेक्रेटरी मार्को रूबियो हैं।
तो मार्को रूबियो ने क्या कहा है कि भैया ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर हमारा है, हम जाने हमारा काम जाने, दूसरे को एंट्री नहीं देंगे। तो कुल मिलाकर के इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ में जो डेनमार्क चल रहा है, क्योंकि अमेरिका ने बहुत बार, आप शुरुआत में आप देखेंगे तो किंगडम ऑफ डेनमार्क 1979 में होम रूल के तहत डेनमार्क के इस हिस्से को सेल्फ गवर्नमेंट का दायरा मिला, इसको ऑटोनॉमस दर्जा मिल गया, आंतरिक मामले खुद देखता है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस और आपकी मॉनेटरी पॉलिसी ये डेनमार्क इसकी देखता है। इसके बारे में जान लीजिए। 1946 में, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने ग्रीनलैंड को खरीदने का प्रस्ताव दिया था 100 मिलियन में, लेकिन डेनमार्क ने मना कर दिया। 2019 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर ग्रीनलैंड खरीदने की इच्छा जताई, जिसे डेनमार्क ने एब्सर्ड यानी बेतुका कहकर खारिज कर दिया था। तो डिमांड तो चल ही रही थी। तो अब इन सब के बीच में एक, जिसको बोलते हैं कि बादल के बीच निकलती हुई किरण ये समझ में आती है कि क्या अब यूरोपियन नेशंस रशिया से अपने रिलेशंस को सामान्य करने की तरफ बढ़ेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब नेटो के उस दोस्ती के चक्कर में यूक्रेन ने कैसी मार खाई है, उसके साथ साथ में जो डेनमार्क के साथ में यहां क्या हो रहा है, और दूसरी बात, जब अमेरिका खुद ही C5 का झंडा बुलंद किए है, चीन और रशिया को साथ लेके चलने की बात कहता है, दूसरी तरफ यूरोपियन नेशंस को कहता है कि अब ये काबिल लोग नहीं रह गए हैं, अमेरिका को लगता है कि रशिया जो है वो अब खतरनाक डायरेक्ट थ्रेट नहीं है, तो फिर बाकी देशों से कौन सी गुलामी है कि वो रशिया के साथ में अपने दोस्ती या संबंधों को सामान्य नहीं करेंगे। ऐसा यदि होता है तो ये भारत के निश्चित रूप से हक में है ही। एक खबर देखिए, द ब्रुसेल्स टाइम्स की खबर है, ठीक है, द ब्रुसेल्स टाइम्स न्यूज रूम से आज के साल भर हो चुका है इस खबर को, पुरानी खबर में दिखा रहा हूं, 13 दिसंबर 2025, ठीक है सर। आज हम 6 जनवरी 2026 को मैं ये वीडियो आपको दे रहा हूं, ये आज के 12 महीने लगभग पहले की खबर है द ब्रुसेल्स टाइम्स की। लिखा है, टाइटल है, यूएस वांट्स टू परस्यूड 4 कंट्रीज टू लीव EU, लीक्ड फाइल सजेस्ट, यानी कुछ फाइलें लीक हुई जिसमें ये निकल के आया कि 4 देशों को वो EU से बाहर करवाना चाहता है। कुल मिलाकर के अमेरिका की नीयत एक्सपोज पहले से हो रही है कि वो EU के अगेंस्ट में चल रहा है, और कॉलेप्स ऑफ EU नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे मुद्दों पे अब वो बात नहीं रही कि जो अमेरिका ने कहा, जो हमारा हक है, जो हमारी एक बात है। अलग अलग विचारों के साथ में देश अपने अपने निर्णय ले रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने इसकी शुरुआत की है अपने स्वार्थों को प्राथमिकता देकर के। तो अब जो भविष्य है, भविष्य में आप ये लोग पाएंगे कि कैसे बाकी देश अपने संबंधों को रशिया के साथ में सामान्य करते हैं, क्योंकि ज्योग्राफिकली जो अप्रोच रशिया के साथ में है, हो सकता है कि आप एक किसी एसोसिएशन में ना जाएं, आप वैचारिक रूप से किसी एक मंच पे ना बैठें, लेकिन इकोनॉमिकली कनेक्ट करने से दोनों को ही फायदा है, क्योंकि अमेरिका अपने फायदों के लिए जब बढ़ रहा है ओपनली, तो बाकी देश रशिया के साथ जाते हुए आपको नजर आएंगे। आपका इस विचार में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स ओपन है, बताइए। एनालिसिस कैसा लगा, पसंद आया तो फिर इस जियोपॉलिटिकल परिवार को आशीर्वाद जरूर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके हमारे साथ बढ़िए, जिससे कुछ और बेहतर कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करवा सकें। साथियों, मुलाकात कल किसी और वीडियो में आप लोगों के साथ होगी। विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, बाय बाय।